आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट 7 में जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है टॉप 100 क्वेश्चंस की, उसमें टेंजेंट और नॉर्मल का पार्ट देखेंगे बेटा। सबसे पहले पार्ट में अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने रेट चेंज डिस्कस किया था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या एनी अदर डिजिट। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्क्राइब किया था कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जब एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जब एफ डैश एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो होता है तब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, और जब फंक्शन एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है तब तब इंक्रीजिंग होता है। जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। उसी सीरीज को आगे हम लोग इंक्रीज करते हुए आज टेंजेंट और नॉर्मल देखेंगे। टेंजेंट क्या होती है उसके लिए छोटा सा इस तरह मतलब नॉर्मल सा फिगर बना हुआ है, देखिएगा। जैसे कोई भी कर्व है, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अब इस पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी कर्व होता है इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है, तो उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो आपने बोला कि सर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, इस पे कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x कोमा वाई हैं। x को एबिसिस का और y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। ये जो लाइन जा रही है ये इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये जो लाइन ये ऐसे जा रही है इसको बोलते हैं टेंजेंट, ये बात याद रखिएगा। और ये टेंजेंट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, देखिए एक्स एक्सिस तो पूरा होता है लेकिन एंगल हमेशा मेज़र किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा मेज़र किया जाता है, मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेज़र किया जाता है। तो ये जो एंगल बना रही है ये लाइन, ये इसकी स्लोप कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने? बोला कि ये जो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है वो स्लोप कहलाती है। अब स्लोप एक्चुअल में होता क्या है? जब कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तब आप लोग जानते होंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालते थे, और जब एंगल गिवन होता था किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए तो m इज इक्वल टू टेन थीटा लगते थे। बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ज़ेआई लिख रखा है कि एंगल ज़ेआई है, ठीक है। तो अब सोचिए अपन लोगों ने क्या लिखा, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, एट पॉइंट ए पे टच कर रहा है एक्स वाई वाई एक्स कॉमा वाई पे, तो टेंजेंट का क्या होगा एंगल, टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी डी 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 एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। बात समझ में आ रहा है? ये कर्व का डिफरेंशिएशन, इस कर्व का डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे एक्स वाई पे इस लाइन का स्लोप यानी कि टेंजेंट शो करेगा आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि टेंजेंट क्या होगी? तो डी डी एक्स ऑफ वाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर आपको दो कंडीशन वो बोल दे, दो कंडीशन बोल दे कि एक कंडीशन क्या बोल सकता है कि व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक ये कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपसे क्या बोल सकता है? व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल हो टेंजेंट। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। हमने क्या बोला था? ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। अब जब ये पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के, तो क्या इनके बीच कोई एंगल होगा? कभी नहीं होगा। यानी कि ज़ाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। टेन ज़ाई कितना होता है? ज़ीरो। टेन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी।
ये बात इसलिए बता रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। वो बोलेगा और आपसे बोलेगा कि एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक बार वाई एक्सिस के पैरेलल, और बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तब आपको ये पता चल गया कि टेन जेआई इज इक्वल टू 0, एंगल टेन थीटा हो, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब जब ये पैरेलल होगा बेटा, बात समझना, जब ये टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तब जेआई की वैल्यू हो जाएगी π/2। जेआई की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2। अब अगर 10π/2 की अपन लोग वैल्यू रखेंगे तो बेटा 1/0 इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोलते हैं अपन लोग, वो नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम लोग कॉट जेआई रखेंगे, कॉट π/2 रखेंगे। कॉट π/2 को रखने का मतलब क्या होगा, सुनिए। अब जैसे ये 10π लिखा हुआ है, इसको अपन लोग ये लिखते हैं 1/10 सॉरी 1/कॉट जेआई, 1/कॉट जेआई, तो कोई दिक्कत, 10 को लिख सकते हैं। ये dy/dx हो गया। तो यहाँ से कॉट जेआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर ddx ऑफ y, वही हमने नीचे लिख रखा है बेटा, बात समझिएगा। हमने कॉट y लिखा और यहाँ पे ddx ऑफ y है, यहाँ पे dy ऑफ x है, dy ऑफ x जस्ट अपोजिट, dy ऑफ x जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉट जेआई की वैल्यू dy ऑफ x 0 आती है। मतलब जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तब ddx ऑफ y 0 होगा, जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तब बेटा क्या होता है, तब dy ऑफ x 0 होता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब ये 2 पॉइंट थे, पहले तो ये कि टेंजेंट का कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। टेंजेंट की स्लोप किसी भी पॉइंट पे इस कर्व का डिफरेंशिएशन होगा, जो कर्व गिवन होगा, ठीक बात है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टेंजेंट की इक्वेशन भी पूछेगा। अब मान लीजिए ये पॉइंट आपको गिवन है और अपन लोगों को स्लोप पता चल गई, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते थे? मान लीजिए आपको ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट हमने बोला आपसे, ये पॉइंट अगर x1 y1 है, इक्वेशन जब पूछेगा तब के लिए बता रहे हैं, ठीक है। x1 y1 है और ये स्लोप आपने मान ली m1 है, ये स्लोप m1 है। तब इक्वेशन लाइन की क्या होती थी, याद है कि नहीं याद है? 10th में पढ़ा होगा, 11th में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ऐसे करके वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू निकल आएगी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हालांकि क्वेश्चन आएंगे तो भी और हम डिस्क्राइब करेंगे। अब एक चीज़ बता रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ध्यान से देखना, ऐसे बहुत हार्ड लगता है लेकिन बहुत 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 ईजी होता है, सुनिएगा। अब अगर दो कर्व हैं, कौन से कर्व हैं? एक ये कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, और एक ये दूसरा कर्व है आपके पास, मान लीजिए ये जा रहा है, ठीक। y इज इक्वल टू एफ एक्स या y डैश इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी लिखना चाहें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स, दो फंक्शन है। तो कह रहा है उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उनके बीच का एंगल कितना होगा। बेटा जैसे दो लाइन का एंगल्स अपन लोग निकालते थे उनकी स्लोप के रिलेशन से, जब स्लोप गिवन होती थी, स्लोप m1 m2 है, आपने लेट किया कि एक जो ये फंक्शन है इसकी स्लोप है m1 और इसकी स्लोप है f2, बात समझ में आई। तो इनके बीच का एंगल निकलता था, एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये मॉड लगा देते हैं। वैल्यू क्या निकली? m1 माइनस m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। क्या होती है tan थीटा की वैल्यू? एंगल बिटवीन द कर्व, और एंगल होगा कौन सा बेटा? ये वाला एंगल। मतलब आपने पहले एक पॉइंट पे इस वाले कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, फिर आपने इस वाले कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की। इन टेंजेंट का जो एक्चुअल में एंगल है, ठीक है, इन टेंजेंट का जो एक्चुअल में एंगल है उसी को बेटा अपन लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। आ जाता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, मॉड के अंदर 1 प्लस m1 m2। क्लियर है कि नहीं है? m1 क्या हो जाएगा?
पहले वाले की स्लोप और m2 क्या हो जाएगा दूसरे वाले की स्लोप। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं फटाक से। देखो बेटा, पहला न्यूमेरिकल अपन लोगों से क्या कह रहा है, बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus x plus 1 at all the points whose x coordinate is 2। हम लोगों को x कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये कर्व दे दिया है, कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों को निकालनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी हम लोग पीछे देख के आए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में होता क्या है, कर्व का डिफ्रेंसिएशन। तो आपने देखा कर्व क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएट क्या, किसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स ऑफ y। तो एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, x का क्या हो गया -1। इतनी बात समझ में आई? अब उसने x कोऑर्डिनेट के लिए कौन सा पॉइंट आपको दिया था, x कोऑर्डिनेट के लिए उसने आपको पॉइंट दिया था 2। उसने आपसे कौन सा पॉइंट बोला था बेटा, पॉइंट उसने बोला था x कोऑर्डिनेट के लिए 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने यहाँ रख दी, x की वैल्यू 2 रख दी, तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल गई। कितनी आ गई स्लोप की वैल्यू 11। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जिस पॉइंट पे वो बोलेगा उसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे x के लिए रिस्पेक्ट में बोल रहा है x इज इक्वल टू 2, तो आपने x इज इक्वल टू 2 रख दिया। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 गिव्स अस 11। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का, कोई डाउट तो नहीं? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन लोगों से, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, कोई कर्व है ये, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, ये कोई कर्व है और बोल रहा है इसकी टेंजेंट p पॉइंट पे है। p कोई पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा p लेट करते हैं, p से पॉइंट, p से p लेट कर लेते हैं इसलिए, ठीक है। पैरेलल टू द लाइन दिस, हाँ ये अच्छा ठीक बात है। तो अपन लोगों से कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब एक छोटी सी बात मेरी सुनिएगा, अगर बच्चों टेंजेंट इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप बिल्कुल इक्वल होगी। क्या बोला मैंने? टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप बिल्कुल इक्वल होगी अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब ये लाइन गिवन क्या अपन लोगों को, आपने बोला सर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, आपने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर कर देंगे अपन लोग तो m इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब इस m बेटा स्लोप होता है, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करने पर m मिल गया अपन लोगों को 1। अगर m इस लाइन का 1 है तो 101% टेंजेंट की स्लोप भी 1 होगी, क्योंकि वो इस लाइन के पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तब स्लोप इक्वल होती हैं, जब परपेंडिकुलर होते हैं तब मल्टीप्लाई ऑफ स्लोप इज -1 होता है। मतलब अगर ये बोलता पैरेलल की जगह ये इस पे परपेंडिकुलर है, जैसे नॉर्मल की बात करेगा अभी, तो हम लोग बोल देते m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। जब अपन लोगों से वो बोल देता कि ये परपेंडिकुलर है तो आपने निकाल लिया, आपने स्लोप निकाल दी 1, यानी कि टेंजेंट की स्लोप आपको 1 मिल गई। लेकिन अपन लोगों से a और b की वैल्यू पूछ रहा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे जब इसको x की रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा आपको, कर्व क्या था, कर्व ये था आपका, इसको अपन लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया x की रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर प्लस a हो गया और b कांस्टेंट टर्म 0 होता है। इससे तो कोई फर्क नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, अब किस पॉइंट पे है टेंजेंट, उसने पॉइंट भी दे रखा है। सोचिए ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट करेगा। तो जैसे हम मान लीजिए ये ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, जैसे ये करके ऐसे कहीं ग्राफ जा रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ की है। तो इस
पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी उसने आपको दे रखे हैं 1,-6 और ये भी बोल रखा है कि ये टेंजेंट ये कोई लाइन है ये वाली इसके पैरेलल है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये अब p माइनस p 1,6 यहाँ पे लाई कर रहा है तो 101% इसकी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x लाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल 100% लाई करेगा इस लाइन पे। बेटा ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आपने x की वैल्यू यहाँ रख दी 1, क्लियर है? तो क्या आ गया 3 प्लस ए। 3 प्लस ए क्या निकला? आपने कहा सर स्लोप निकला, क्योंकि जो कर्व का डिफरेंशिएशन होता है वही टेंजेंट का स्लोप होता है। लेकिन टेंजेंट का स्लोप है कितना? आपने कहा 1 है। टेंजेंट का स्लोप कितना है? 1 है, अपन लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो 3 प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, देन ए इज इक्वल टू -2। इतनी बात क्लियर? ए की वैल्यू -2 आ गई। अब देखिए ये जो पॉइंट है P 1,6 ये लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस कर्व पे भी लाई कर रहा है। तो आपने x की जगह 1 और y की जगह -6 रख दिया। आपने x की जगह 1 और y की जगह -6 रख दिया। इससे क्या होगा? इससे अपन लोग b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। a की वैल्यू आपके पास -2 आ चुकी है। आपने b की वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट की अपन लोगों ने, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -5। क्लियर है? इस कैलकुलेशन है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है भैया। a की जगह आपने रख दिया -2, a की जगह आपने रख दिया -2, फाइनल स्टेप में कैलकुलेट किया, b इज इक्वल टू -5 आ गया और a इज इक्वल टू -2 आया था। यानी कि a और b की वैल्यू क्या आ गई? आपने कहा सर -2, -5। इतना क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज लेट बहुत हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है देखिए, जो हमने बोला था आप लोगों से कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या कंडीशन होती है, और y एक्सिस के पैरेलल होता है तब क्या कंडीशन होती है। अभी देखा था हम लोगों ने, जब x एक्सिस के पैरेलल था टेंजेंट, जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल था तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो रहा था? 0, क्योंकि कहीं पे मिलेंगे नहीं तो एंगल 0 होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अपन लोगों से कह रहा फाइंड द पॉइंट्स। अपन लोगों से अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में स्लोप निकालनी थी। ठीक है, अब स्लोप नहीं निकालनी है, पॉइंट निकालने हैं हम लोगों को, और कंडीशन दे देगा ऑन दी कर्व, ये कर्व दिया हुआ x²/9 -y²/16 इज इक्वल टू 1 at which the tangent are parallel to x axis and parallel to y axis। एक पार्ट कह रहा है एक बार x axis के पैरेलल है और दूसरा पार्ट कह रहा है कि y axis के पैरेलल है। कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा। देखिएगा, कर्व की इक्वेशन क्या है? x²/9 -y²/16 इज इक्वल टू 1। आपने इसको सिंपल चेंज कर दिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 x² - 9² इज इक्वल टू 144, इधर चला गया। किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आपने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये 2 आगे आ गया, 2 × 16 - x -2 × 9 × y, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y भी आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। अपन लोगों ने dy dx की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई? 16x/9y। ध्यान से देखिएगा, dy dx की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई? 16x/9y। अब सुनिएगा, जब ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो dy dx की वैल्यू कितनी? आपने कहा सर 0, अभी बोला आपने। ठीक है, तो x1 अब पॉइंट आपने कोई लेट कर लिए थे कि भाई ऐसे कोई कर्व है, मान लो ये ऐसे ऐसे कर्व है, एक बात बता रहे हैं। ठीक है, अब कोई यहाँ पे ऐसे एंगल बना रहा है, अब ये x पे कट कर रहा है कि नहीं, एज्यूम कर रखा है, या ऐसे और ऐसे कर्व है। ठीक है, तो ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो आपने एज्यूम कर रखा है कि यहाँ पे ऐसे कट कर रहा होगा, टेंजेंट आपने ड्रा की, ये कोई पॉइंट है x1, y1। कौन सा पॉइंट है बेटा? x1, y1, ये कोई पॉइंट है। ऐसे यहाँ से अपन लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं।
एक बात बता रहे हैं इसलिए कि ये x1 y1 क्यों रखा है, बात समझ में? कहीं पे भी लेट कर लेंगे, आप इसमें भी लेट कर सकते हो, ठीक है, इसमें या इसमें किसी में भी लेट कर लेंगे अपन लोग। तो आप लोगों ने वैल्यू रख दी 16x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि 5 की वैल्यू 0 और 10 0 की वैल्यू 0, ठीक है। तो 16x1 इज इक्वल टू 0 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 की वैल्यू 0। अब बेटा अगर x1 की वैल्यू 0 तो कर्व में भाई ये पॉइंट कर्व पे तो लाई करेगा। आपने x1 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 रख दी, ठीक है, x1 y1 रखा तो ये पार्ट 0 हो गया। तो y1 इज इक्वल टू क्या आ गया? आपने बोला सर y1 इज इक्वल टू आ गया -144 अपॉन 9, ये पार्ट बेटा 0 हो गया। तो -9y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो y1 इज इक्वल टू -144 अपॉन 9 आ गया। अब ये स्क्वायर में निगेटिव है, यानी कि ये इमेजिनरी टर्म आएगा। आई बेटा इमेजिनरी नंबर को शो करता है, इमेजिनरी नंबर इम्पॉसिबल है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्व, इस कर्व की टेंजेंट, इस कर्व की टेंजेंट कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल पॉसिबल नहीं है। नो टेंजेंट पॉसिबल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आई बेटा कि इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इसलिए कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ, जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन उसने क्या बोली थी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लिए हमने बताया था कॉट फाई या डी डी वाई ऑफ एक्स, डी डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, याद होगा। तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपने बोला सर डी डी वाई ऑफ एक्स मस्ट बी 0। फिर वही अपन लोगों ने निकाला क्या था, डी डी एक्स कितना निकला था 16x1 अपॉन 9 तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर डी डी एक्स ऑफ वाई इतना है बच्चों, तो आप सोचो हम आपसे अगर ये बोलें डी डी वाई ऑफ एक्स कितना होगा, आप बोलोगे सर 9y अपॉन 16x। कोई डाउट इसमें? तो कोई डाउट नहीं, पिद्दी भर की बात है, ठीक है। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, वो आपने यहाँ पे रख दिया डी डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन 9y1, ये वाला 9y1 अपॉन 16x1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 9y1 इज इक्वल टू 0, y1 की वैल्यू 0। अब y1 0 है तो x1 की वैल्यू निकालेंगे कर्व से, आपने y1 को 0 पुट कर दिया, आपने y1 को 0 पुट कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 16x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन 16 इज इक्वल टू 9, 16 9 टाइम्स जाएगा ना बेटा, तो x1 इज इक्वल टू +-3, इतना तो मालूम ही होगा, x1 इज इक्वल टू +-3 आ गया, यानी कि y एक्सिस पे टेंजेंट पॉसिबल है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अपन लोगों से क्या पूछ रहा था, फाइंड द पॉइंट्स। अब ये +-3 आया बेटा x, तो एक बार 3,0 बेटा और दूसरा -3,0, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि y1 0 है ना बेटा, इसलिए 3,0 और -3,0। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।